अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीनियों के कट्टर दुश्मन इजरायली वजीर बिन गोयर ने फिर किया इश्तियाल अंगेज मुतालबा। कहा, इजरायली सरहद के करीब आने वाले फ़लस्तीनियों पर गोली चलाने की दी जाए इजाज़त। गजा पर इजरायली फौज का जुल्म जारी, मजीद 215 फ़लस्तीनी शहीद, 26,700 हुई महलूकीन की मजमूई तादाद। हमास ने तेल अवीव पर बरसाए रॉकेट। जॉर्डन की सरहद पर ड्रोन हमले में अमेरिका के 3 फौजियों की हलाकत। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने किया बदला लेने का ऐलान, लेकिन ईरान के साथ जंग न करने की जाहिर की ख्वाहिश। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में बीजेपी लगा सकती है हिजाब पर बैन। बीजेपी एमएलए ने हिजाब पर दिया मुतनाज़ बयान। बाहिजाब लड़कियों ने किया शदीद एहतजाज। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाहिर किया अंदेशा। कहा, जमहूरियत बचाने का ये आखिरी मौका, वरना 2024 के बाद बीजेपी बन जाएगी डिक्टेटर, फिर नहीं मिलेगा मौका। बंगाल की ममता हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे बीजेपी कारकुनों और पुलिस में झड़प। पथराव के बाद पुलिस ने बीजेपी कारकुनों पर किया जमकर लाठीचार्ज। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंतहा पसंद इजरायली वजीर बिन गोयर ने कहा है कि गजा की सरहद के आसपास बहुत सारे फौजियों को गोली चलाने की इजाज़त नहीं है। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती के वजीर ने कहा कि उन्होंने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से कहा है कि इसराइली फौजियों को गजा की सरहद के करीब आने वाले फ़लस्तीनियों पर गोली चलाने की इजाज़त दी जानी चाहिए। एक्स पर पोस्ट किए गए उनके तबसरे उन रिपोर्ट्स का रद्दअमल मालूम होते हैं जिनमें इसराइली फौजियों को हिदायत की गई थी कि वो सरहदी इलाकों के करीब आने वाले किसी पर भी गोली ना चलाएं। गजा में रिहायशी इलाकों, अस्पतालों और पनाहगज़ीन कैंपों पर इसराइली फ़ौज के जुल्म व सितम का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मज़ीद 215 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली फ़ौज के हमलों से फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 26,637 हो गई, जबकि 65,000 से ज़ायद ज़ख्मी है। इसराइली फ़ौज का अलामल और नासिर अस्पतालों का मुहासरा 9वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, जबकि अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात अपने इख्तितामी फ़ेज़ में हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज पर जवाबी हमला करते हुए फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने मुतअद्दिद इसराइली टैंक और बुलडोज़र्स को तबाह कर दिया, जबकि मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि उन्होंने गजा की पट्टी में इसराइल के कत्लेआम के जवाब में दारुल हुकूमत तेल अवीव पर रॉकेटों से हमला किया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के टेलीग्राम अकाउंट पर दिए गए बयान में कहा गया है कि हमने काबिज़ रियासत इसराइल की जानिब से शहरियों के कत्लेआम के जवाब में तेल अवीव को रॉकेटों से निशाना बनाया। दूसरी जानिब इसराइल के चैनल 12 टेलीविज़न ने कहा है कि तेल अवीव के इलाके में सायरन बजने लगे और गजा की पट्टी से तेल अवीव के इलाके की तरफ कम से कम 12 रॉकेट दागे गए। खबर में बताया गया कि आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रॉकेटों को रोकने की कोशिश के नतीजे में धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई। लेबनान में हिज़्बुल्लाह तहरीक ने भी गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बॉर्डर पर वाक़िफ़ फ़ौजी ठिकानों पर ईरानी साख्ता मिसाइलों और मुख्तलिफ हथियारों से 13 हमले किए हैं।
अमेरिका ने अपने 3 फौजियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया है। दरअसल जॉर्डन की सरहद पर इतवार के रोज अमेरिकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 फौजियों की हलाकत के बाद कल पीर को दमिश्क के जुनूब में सैयदा ज़ैनब के इलाके में ईरानी मलेशिया और ईरानी पासदारान इनकलाब के अहदाफ को निशाना बनाया गया। सैयदा ज़ैनब के मकाम पर मौजूद ईरानी तंसीबात को इसराइली बमबारी का निशाना बनाया गया। ज़राए ने तस्दीक की है कि दमिश्क पर इसराइली हमले में ईरानी कुद्स फोर्स की फ़लस्तीनी शाख से ताल्लुक़ रखने वाले तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसकी क़यादत सईद यज़ीदी कर रहे हैं। इस दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो अपने 3 फौजियों की हलाकत का बदला लेंगे। उधर व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया जॉर्डन में होने वाले हमले में 3 अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत के वाक़े का जवाब देने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाइडन ने पहले कहा था कि वो इस हमले का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। ख्याल रहे कि इतवार के रोज़ उर्दून और शाम की सरहद पर अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर होने वाले ड्रोन हमले में कम से कम 3 अमेरिकी फ़ौजी हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए थे। इस वाक़े के बाद अमेरिकी सदर पर अमेरिका के अंदर से जवाबी कार्रवाई के लिए दबाव पड़ रहा है। हालांकि जॉन किर्बी ने कहा है कि हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका ईरान के साथ जंग छेड़ना नहीं चाहता। नॉर्थ कोरिया ने एक हफ्ते में दूसरी बार अपने नए स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन ने तजुर्बे का मुआयना किया। इस मिसाइल का तजुर्बा आबदोज़ से किया गया। नॉर्थ कोरिया की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मिसाइल ने 2 घंटों तक मुल्क के मशरक़ी साहिल से समंदर के ऊपर परवास करते हुए अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया का इस हवाले से कहना है कि ये मिसाइल फ़ौज को जदीद बनाने के लिए स्ट्रैटेजिक अहमियत का हामिल है और इसका मकसद मुल्क को एक ताकतवर नेवल क़ुव्वत बनाना है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी हिजाब को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। राजस्थान में तालीमी इदारों में हिजाब पहनने को लेकर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रियासत की बीजेपी हुकूमत हिजाब पर पाबंदी लगा सकती है, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर इस मामले में एजुकेशन डिपार्टमेंट को हुक्म दिया है कि दूसरी रियासतों में हिजाब बैन के स्टेटस की रिपोर्ट तैयार की जाए, साथ ही राजस्थान में उसका क्या असर पड़ेगा उसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाए। TV9 ने ज़राए के हवाले से बताया कि राजस्थान महकमा तालीम हाई लेवल पर हिजाब बैन मामले में रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर को भेजेगा। उधर कैबिनेट मिनिस्टर किरोड़ीलाल मीना ने भी हिजाब और बुर्क़े पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। उनका भी कहना है कि ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां हिजाब पर पाबंदी है, ऐसे में हिंदुस्तान में हिजाब पहनना क्यों ज़रूरी है। यहाँ भी दूसरे मुल्कों की तरह बुर्क़ा और हिजाब पर पाबंदी होनी चाहिए। इससे पहले राजस्थान में बीजेपी MLA बाल मुकुंद आचार्य ने भी हिजाब को लेकर शर्मंगेज बयान दिया था, जिसके खिलाफ बाहिजाब लड़कियों ने शदीद एहतजाज किया है। इन बच्चियों को बल्कि इनसिक्योर महसूस करेंगी। मैं आपको महाराष्ट्र बताऊं, फिर ये घूमट में आएगी कल को। अपना एक स्कूल में सारे से बटालियन नहीं, अब मैडम प्रयास करके हटवा दोबारा मैं तो कृपया हाँ नहीं दोबारा आपको नहीं मिलेगा मतलब बाकी तो लोग इसको चेंज करो। क्या करा रखा है ये पैक करा रखा है क्या मैसेज
देख सकते हैं हम यहाँ जयपुर में सुभाष चौक पे आए हुए हैं। यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी हैं, मुसलमान लड़कियों को जो बाबा मुकुंद आचार्य है, जो अभी हाल ही में एमएलए बना है, जो कि खुद एक भगवा रंग का कपड़ा पहन के घूमता है, विधानसभा में अपनी भगवा ड्रेस लेके जाता है, पहन के जाता है। वो मुसलमान बच्चों के स्कूल आया और उसने बच्चियों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चियां हिजाब नहीं पहनेंगी। तो ये लोग आखिर चाहते क्या है? ये लोग, इनकी मर्जी मन मर्जी कब तक चलेगी? ये लोग खुद है ना भगवा पहन के पार्लियामेंट में जा रहे हैं, भगवा पहन के ये लोग विधानसभा में जा रहे हैं, और मुसलमानों के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं कि आखिर मुसलमान लड़कियों की ही हिजाब से इनको दिक्कत क्यों है? ऐसे तो उसको भी भगवा, जो बाल मुकुंद आचार्य है, उसको भगवा रंग नहीं पहनना चाहिए, उसको भगवा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए। क्या ये लोग ऐसे मनमानी करते रहेंगे और आप सब लोग चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? आखिर जयपुर में, जो कि ये 4 दरवाजे में जहाँ मुसलमानों की गढ़ माना जाता है जयपुर के अंदर, उस जगह मुसलमान बच्चियों से बाबा कह रहा है कि जय श्री राम के नारे लगवाओ। जब इनकी इतनी हिम्मत हो रही है कि ये मुसलमान इलाके में आके मुसलमान बच्चियों से जय श्री राम के नारे लगवाने की बात कर रहे हैं, तो सोचे आप, मुसलमान जहाँ पे आबादी कम है वहाँ ये लोग क्या हासिल करेंगे? आखिर आप लोग कब तक डरते रहेंगे? ये डर छोड़ दीजिए, ये डर छोड़िए और यहाँ मुसलमान बच्चे का साथ दिए। आज हमारी आई है, कल आपकी भी आएगी। मैं जब से बात कर रही हूँ, जब कर्नाटका में ये मुद्दा हुआ था, जब भी मैंने मुद्दा उठाया था, जब भी मैंने अशोक गहलोत को लेटर लिखा था, लेकिन आप लोग सोते रहे। और मैंने कहा था, बार बार कहा था, आज कर्नाटका में हुआ है, कल ये होगा, इससे ज्यादा फंक्शन था, हमने पहले ही उनका स्वागत किया था लड़कियों ने, लेकिन उन्होंने आके बोला है कि जय श्री राम, लड़कियों ने नहीं बोला, तो उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं बोला? हमारे पेरेंट्स ने जो है ऑब्जेक्शन उठाया उन लोगों ने, और कहा है कि सब ने अलाउ करेंगे, ऐसे कैसे अलाउ नहीं करेंगे वो लोग? धर्म की कट्टरता है, और उसके कारण जो सरकार है, विशेषकर कांग्रेस की, वो तुष्टीकरण करती है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। इनमें शिक्षा की कमी है। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और मुस्लिम समाज को प्रोग्रेसिव सोच रखनी चाहिए, बल्कि उनकी सोच जो है क्राइम्स में ज्यादा जा रही है। और जो स्कूल में जो ड्रेस कोड लागू होता है, उसकी पालना होनी चाहिए। अगर स्कूल में बच्ची हिजाब पहन के जाएगी तो फिर स्कूल का न तो अनुशासन रहेगा, या तो फिर किसी भी वेशभूषा में, ड्रेस में बच्चे बच्चियां जाएंगे तो ड्रेस कोड की पालना होनी चाहिए। और वैसे भी कई देशों में ये हिजाब प्रतिबंधित है, इसलिए स्कूलों में ये किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाता। सरकार आदेश यहाँ पे भी कुछ निकालेगी, तैयारी इसकी आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी लाऊंगा, क्योंकि हमारे एक विधायक ने जाके ये मामला उठाया है, तो गलत है। एक ड्रेस कोड पुलिस में भी होती है, स्कूलों में भी होती है। ऐसे तो कोई थानेदार कुर्ता पजामा खोल के जाके थाने में बैठ जाएगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, सूट बूट से चला जाएगा, ये नहीं। हर चीज का, विशेषकर स्कूल में छात्रों की ड्रेस कोड है, उसकी पालना होनी चाहिए। और हिजाब सरकारी स्कूलों में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भी, मदरसों में पूरी तरह से प्रतिबंधित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर मामले में पीएम मोदी पर तनकीद करने वाले और उन पर संगीन इल्जाम लगाने वाले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में हिंदू रस्म रिवाज करने की कोशिश करते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ताहम इस मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। नहीं है, क्यों नहीं है? उसका कारण बताइए हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा नई परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा नहीं है। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में दीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? वहाँ पे कोई अभी नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है? रोज होती है, वहाँ रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्मी, रोज वहाँ पर सनातन धर्मी परिक्रमा करते हैं। बात खत्म। हाँ जी, अनुमति नहीं है। आप अनुमति कैसी बात कर रहे हैं? अनुमति हमको हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? एक मिनट रुको भाई, हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं? हिंदुस्तान भर में फिर एक मर्तबा CAA को लागू किए जाने की बातें की जा रही हैं।
मरकजी वजीर शांतनु ठाकुर के दावे के बाद वेस्ट बंगाल में बीजेपी के एमएलए शुवेंदु अधिकारी ने भी इसको 1 हफ्ते में लागू होने से जुड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी CAA लागू होने की उम्मीद है। यह फरवरी तक लागू किया जा सकता है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी लीडर अधिकारी ने बताया कि मार्च में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि फरवरी में ही CAA लागू कर दिया जाएगा। क्या 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन हिंदुस्तान के आखिरी इलेक्शन होंगे? ये बात कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन लोगों के लिए आखिरी मर्तबा होगा, क्योंकि अगर ये इलेक्शन बीजेपी जीत जाएगी तो PM नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप कर सकते हैं। आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो, अभी भी देख रहे आप, परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। कौन है? देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। ध्यान में आ रहा है आपको? इसके बाद नो चुनाव, उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना लेंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अगर चाहते हो तो डेमोक्रेसी बच सकती है। अगर आप नहीं चाहते हो, गुलाम रहना चाहते हो, तो फिर आपकी मर्जी। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में दाखिल हो गई है। इस दरमियान राहुल गांधी का लोगों ने रैलियों की शक्ल में वेलकम किया। राहुल गांधी ने इस दौरान आज ही के दिन कट्टरवादी नथुराम गोडसे के हाथों शहीद होने वाले बाबा कौम महात्मा गांधी को भी याद किया। राहुल गांधी ने कहा कि आज ही के दिन नफरत और वायलेंस की आइडियोलॉजी ने मुल्क से उनके बापू को छीना था और आज वही सोच उनके अक़दार और उसूलों को भी हमसे छीन लेना चाहती है। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है। आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है। अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है। दूसरी तरफ से खाद, बीज, इन चीजों में आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की। वो 3 कानून ले आए, काले कानून ले आए, और जो आपका था वो आपके नाक के सामने उन्होंने छीनने की कोशिश की। अच्छी बात है कि देश के सारे किसान खड़े हो गए और वो पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं कह दूं, आपकी जान बच गई, नहीं तो आप सब बर्बाद हो जाते। मेरी सोच है कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। बेशक और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के
14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। आपने क्या गलती की है? तो सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले, देश उसकी भी मदद करने का काम करे। बंगाल में ममता बनर्जी की हुकूमत के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। ताहम बीजेपी के एक ऐसे ही प्रोटेस्ट के दौरान जब बीजेपी कारकुनों और बंगाल पुलिस में झड़प हुई, तो जहां बीजेपी के कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, तो दूसरी जानिब पुलिस ने भी बीजेपी कारकुनों पर जमकर लाठियां बरसाई। मेरा हाथ देख के कमर धर पानी करो साला। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फिलिस्तीनियों के कट्टर दुश्मन इजरायली वजीर बिन गुवेर ने फिर किया इश्तियाल अंगेज मुतालबा। कहा, इजरायली सरहद के करीब आने वाले फिलिस्तीनियों पर गोली चलाने की दी जाए इजाजत। गजा पर इजरायली फौज का जुल्म जारी, मजीद 215 फिलिस्तीनी शहीद, 26,700 हुई महलूकीन की मजमूई तादाद। हमास ने तेल अवीव पर बरसाया रॉकेट। जॉर्डन की सरहद पर ड्रोन हमले में अमेरिका के 3 फौजियों की हलाकत। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया बदला लेने का ऐलान, लेकिन ईरान के साथ जंग न करने की जाहिर की ख्वाहिश। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में बीजेपी लगा सकती है हिजाब पर बैन। बीजेपी एमएलए ने हिजाब पर दिया मुतनाज़ बयान। बाहिजाब लड़कियों ने किया शदीद एहतजाज। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाहिर किया अंदेशा। कहा, जमहूरियत बचाने का ये आखिरी मौका, वरना 2024 के बाद बीजेपी बन जाएगी डिक्टेटर, फिर नहीं मिलेगा मौका।
बंगाल की ममता हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे बीजेपी कारकुनों और पुलिस में झड़प। पथराव के बाद पुलिस ने बीजेपी कारकुनों पर किया जमकर लाठीचार्ज। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।